तो आइए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल भस्म और क्षार के बारे में कुछ बेसिक चर्चा कर लिया था, जिसमें हम लोग अम्ल के बारे में समझ चुके थे, भस्म के बारे में समझ चुके थे और उसके कुछ गुणों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब उसके आगे की जो कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं अम्ल, भस्म और लवण से जुड़ा हुआ, आज के वीडियो में हम लोग उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अम्ल के और जो अधिक गुण हैं जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसके अलावे भस्म के जो उसके अतिरिक्त गुण हैं और जो लवण है उसके और कौन कौन से गुण हैं, सारे बिंदुओं के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक करके आप लोग बने रहें और ध्यान दें, एक एक करके आप लोग को समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम लोग इसके पीछे के वीडियो में विद्युत अपघट्टे, विद्युत अनुपघट्टे, इन सारे विलयन के बारे में चर्चा कर चुके थे कि जिनसे विद्युत का संचालन होता है वो विद्युत अपघट्टे होगा और जिनसे नहीं होगा वो विद्युत अनपघट्टे होंगे। जिनसे होगा वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जिनसे नहीं होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब उसके आगे की जो चर्चा होगी वो लोग बेसिकली चलेंगे उसके आगे। तो इसके आगे का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्षार। इसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्षार क्या होता है उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्षार किसे कहेंगे? देखिए, साधारणतः जो जनरल बात होती है उसमें भस्म को ही क्षार मान लिया जाता है। कुछ हद तक की चीज़ें सही भी है, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। जितने भस्म हैं उन सभी को क्षार कहना उचित नहीं होगा। जो भस्म जल में घुलनशील होते हैं, जो भस्म ऐसे होंगे जो जल में घुलनशील होंगे, उन्हीं भस्म को क्षार कहा जाएगा और जो भस्म जल में घुलनशील नहीं होंगे उन्हें क्षार नहीं कहा जाएगा। समझ पा रहे होंगे? जो भस्म जल में घुलनशील होंगे उन्हें क्षार कहा जाएगा और जो जल में घुलनशील नहीं होंगे उन्हें क्षार कहा नहीं जाएगा। ये क्षार का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। पूछा जाता है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है। बहुत बार बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है कि जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो जल में घुलनशील होंगे उन्हें क्षार कहा जाएगा। इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग का एक टॉपिक आएगा अम्ल और भस्म के गुण, कि अम्ल और भस्म के गुण क्या होते हैं। बेसिक चीज तो हम लोग को पता है कि जो स्वाद में खट्टा होगा वो अम्ल है और जो स्वाद में कड़वा होगा वो भस्म है। जो धातु से अभिक्रिया करके H देगा वो अम्ल है और जो OH देगा वो भस्म है। इसके अतिरिक्त क्या क्या गुण हो सकते हैं अम्ल और भस्म के? तो आप लोगों को पता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होंगे, उन्हें अम्ल कहा जाता है और जो स्वाद में कड़वे होंगे उन्हें भस्म कहा जाता है। ये आपको पता है। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या आते हैं, कुछ आपसे दे देगा और पूछेगा आपसे कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। एक दो करके ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसका हम चर्चा आपको कर देंगे, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ 2-4 पॉइंट के बारे में पूछा जाता है, घुमा फिरा करके इसी चीज़ को रिपीट करती है बिहार बोर्ड। जिसमें आपसे पहला है, आपसे पूछा जाएगा कि दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है? तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। फिर आपसे पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। और सिरका के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि सिरका का उपयोग किया जाता है अचार के अनुरक्षण में। उसको अचार में जब मिला दिया जाता है तो अचार लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में रहता है, वह खराब नहीं होता। तो उसको इसलिए भी यूज किया जाता है कि जो अचार है, जो खाद्य पदार्थ के तौर पर यूज किया जाता है, वह लंबे समय तक डिकम्पोज नहीं हो, बना रहे, खाने योग्य बना रहे। इसलिए उसके अंदर मिलाया जाता है सिरका को, जो एसिटिक अम्ल का बना होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें कहा जाता है कि 6 से 8% एसिटिक अम्ल को ही सिरका हम लोग कहेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन होगा कि सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो सेब में होता है मैलिक अम्ल। फिर आपसे पूछा जाएगा चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में होता है टैनिक एसिड। फिर आपसे पूछा जाएगा इस तरह से कि टमाटर में कौन सा होता है? तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। इस तरह से
कुछ चीज़ें आपसे रिपीट करके पूछी जाएगी, तो इसको आप लोग ध्यान में रख लेंगे तो आपको दिक्कत कम होगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक टॉपिक कि सूचक क्या होता है। हम लोग विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, सूचक के बारे में। सूचक क्या होता है? देखिए, अम्ल और भस्म को पहचानना, जिससे कि आपको ये पता चले कि जो हमारे सामने विलयन रखा गया है या जो पदार्थ रखा गया है उसकी प्रकृति क्या है। वो प्रकृति में अम्ल है, प्रकृति में वो भस्म है, वो क्या है, अम्ल है, भस्म है, या फिर क्या है, या उदासीन है। तो इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो जो ऐसा पदार्थ हो जो हमें इस चीज़ की सूचना दे कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ भस्म है, जो इस चीज़ की सूचना देगा उसे ही हम सूचक कहेंगे। जो भी यह बता पाए कि कौन सा विलयन या कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा पदार्थ भस्म है, जो इस चीज़ की सूचना देगा, वही हमारा सूचक कहलाएगा। सूचक के तौर पर उपयोग किया जाता है लिटमस पत्र को। लिटमस पत्र को उपयोग किया जाता है सूचक के तौर पर। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे अच्छा सूचक कौन होता है, तो आप लिटमस पत्र का एग्जाम्पल दे सकते हो वहां पे। आगे हम लोग समझते हैं, इससे भी आपका कुछ ऑब्जेक्टिव आता है कुछ गहराई में जाने के बाद। क्या होता है वो समझते हैं। सूचक के बारे में आपसे पूछेगा कि जो सूचक हमारा है, जिसको हम लोग लिटमस पत्र मान रहे हैं, वो किसका बना हुआ है। तो सूचक जो है हमारा लिटमस पत्र, ये बना हुआ होता है हमारा लाइकेन का। ये बना होता है लाइकेन का। लिटमस पत्र बना होता है लाइकेन का बना होता है। फिर आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि लाइकेन किसका बना होता है। तो लाइकेन बना होता है शैवाल प्लस कवक। शैवाल प्लस कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है और उसके फलस्वरूप जो बनता है वो होता है लाइकेन, और लाइकेन से हमारा प्राप्त होता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र कैसे बताता है कि कोई अम्ल है और कोई भस्म है, कोई पदार्थ अम्ल है और कोई पदार्थ भस्म है, ये कैसे बताएगा। तो लिटमस पत्र का काम है क्या कि जैसे ही ये अम्ल से संपर्क करेगा, जैसे ही लिटमस पत्र अम्ल से संपर्क करेगा तो ये लाल हो जाएगा। ये लाल हो जाएगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि अगर लाल हो गया तो ये सूचना दिया कि वो पदार्थ अम्ल है। और जैसे ही ये भस्म से संपर्क करेगा, भस्म के संपर्क में आएगा या भस्म में डुबाया जाएगा, तो इसका जो रंग है वो आपका नीला हो जाएगा। वो आपका नीला हो जाएगा। जैसे ही अम्ल के संपर्क में आएगा तो लाल हो जाएगा और भस्म के संपर्क में आएगा तो नीला हो जाएगा। ये बात याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि जब लिटमस पत्र को अम्ल में डुबाया जाता है तब उसका रंग हो जाता है लाल, और जब उसको डुबाया जाएगा भस्म में तो हो जाएगा वो नीला। तो स्पष्ट है कि सूचना दे रहा है अपना रंग बदल करके कि कौन अम्ल है और कौन भस्म है, इसलिए कहा गया इसको सूचक, इसको इंडिकेटर कहा गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त अम्ल और भस्म को जानने का कुछ और भी तरीका है, कुछ और भी चीजों से हमको पता चल जाता है कि कौन अम्ल है और कौन भस्म है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे आगे के टॉपिक पर, कैसे हम लोग समझेंगे कि हम ये कि कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म है अगेंस्ट लिटमस पत्र। तो अब समझिए, एक होता है हमारा पीएच स्केल, एक हमारा हुआ पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है यह एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाया जिसको कहा गया पीएच स्केल। पीएच स्केल का उपयोग करके भी यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ भस्म है। जैसे एक स्केल है यह, और इस स्केल में कुछ बिंदु होते हैं। इस स्केल में कुछ बिंदु होते हैं जिसमें बीच में होता है 7, अपर लिमिट होता है 14 और लोअर लिमिट होता है आपका 1। आप 0 भी लेकर चल सकते हो, 0 पॉइंट से भी शुरू होता है। अगर इस पीएच स्केल को हम बिलियन में डालें और उस बिलियन का पीएच मान 1 से लेकर के 7 के अंदर में रह जाए, अगर यहाँ 7 और इसके अंदर रह जाए तो समझ लीजिए कि वो अम्ल है। अगर पीएच स्केल में किसी बिलियन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में रह जाए तो समझ लीजिए वो अम्ल है। अगर उसका पीएच मान 7 से ऊपर और 14 के बीच में रह जाए तो समझ जाइए कि वो भस्म है, वो भस्म है।
अगर 1 से 7 के बीच में है तो अम्ल है, और 7 से 14 के बीच में है तो भस्म है। साथ ही साथ अगर उसका पीएच मान 7 पर आकर के एग्जैक्ट 7 पर आकर के रुक जाए तो समझ जाइए कि वो उदासीन है, ना ही वह अम्ल है और ना ही वह भस्म है। ना ही वह अम्ल है, ना ही वह भस्म है। ना ही वह अम्ल होगा और ना ही भस्म होगा। आगे हम लोग देखेंगे पीएच स्केल से कुछ और भी चीज़ें समझ में आती है। जैसे आपसे पूछा जाता है, पीएच स्केल केवल यही नहीं बताता कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन भस्म है। पीएच स्केल से कुछ और भी चीज़ें समझ में आती है। एक क्या चीज़ समझ में आएगा, जैसे आपसे पूछेगा, जब पीएच की चर्चा हुई तो आप समझ लीजिए ध्यान से, इसमें से कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आर्हेनियस क्या बोला था कि अम्ल वह है जो जल में घुलेगा तो H+ आयन देगा, और भस्म वह है जो जब जल में घुलेगा तो OH- आयन देगा। तो पीएच स्केल से प्रबलता कैसे पता चलेगी, तो समझते हैं ध्यान से इसको। प्रबल अम्ल वह होगा तो जब जल में घुलेगा तो घुल करके अधिक मात्रा में H+ आयन देगा। अगर जल में घुल रहा है और कोई ऐसा अम्ल है जो अधिक मात्रा में दे रहा है H+ आयन, तो समझ लेना है कि वो प्रबल अम्ल है। जैसे हमारा H2SO4 ये प्रबल अम्ल है, हमारा HCl ये प्रबल अम्ल है, हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड ये हमारा प्रबल अम्ल है। जब अम्ल घुलता है जल में तो अधिक मात्रा में आयनित होता है और H+ आयन देता है, तो यह स्पष्ट करता है कि यह प्रबल है, इसकी प्रबलता अधिक है। पीएच स्केल से कैसे पता चलेगा कि यह प्रबल है, प्रबलता को दर्शाया या नहीं दर्शाया, तो समझते हैं ध्यान से। अगर पीएच स्केल में किसी का पीएच मान 1 पर आकर के रुक जाए तो वह अधिक प्रबल है अपेक्षाकृत उसके जिसका पीएच मान 4 होगा या 3 होगा या 2 होगा। अगर किसी का पीएच मान 2 है और किसी का पीएच मान 3 है तो यह स्पष्ट करेगा कि जिसका पीएच मान 2 है वो अधिक प्रबल है और इसका पीएच मान 3 है वो कम प्रबल है। ठीक है, तो जिसका पीएच मान जितना कम होता है वह उतना अधिक प्रबल होता है, और जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना दुर्बल होगा। लेकिन अम्लीयता 7 तक ही रहेगी, 7 के अंदर ही रहेगी। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा अम्लीयता घटती जाएगी और 7 पर आते आते वह पूर्ण तौर पर उदासीन हो जाएगा। और जैसे ही 7 से ऊपर जाएगा तो पीएच मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो भास्मिकता बढ़ती जाएगी, भस्म का गुण बढ़ता जाएगा और 7 पर आते आते भस्म बहुत प्रबल भस्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ पाओगे पीएच स्केल से इस बात को भी कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कौन सा भस्म कितना प्रबल है, कौन सा अम्ल कितना दुर्बल है और कौन सा भस्म कितना दुर्बल है, कौन सा विलयन उदासीन है। आप ये बात भी समझ पाओगे पीएच स्केल से, प्रबलता को भी दिखाता है। आगे जब बढ़ेंगे तो हमने प्रबल अम्ल को समझ लिया। दुर्बल अम्ल क्या होगा, जो जल में घुलेगा तो कम मात्रा में H+ आयन देगा। उसी प्रकार से प्रबल भस्म कौन होगा, जो जल में घुलेगा तो अधिक मात्रा में OH- आयन देगा, और जो जल में घुलेगा और कम मात्रा में OH- आयन देगा, समझिए वो दुर्बल भस्म है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक आता है, आपसे पूछता है कि सांद्र अम्ल क्या होता है। सांद्र अम्ल किसे कहेंगे, सांद्र किसे कहा जाएगा, तो समझिए। देखिए सांद्र क्या होता है, अगर हमारे पास कोई विलयन है और विलयन में आपको कहा जा रहा है कि वो सांद्र H2SO4 है, ध्यान समझेंगे कि सांद्र H2SO4 है। कहीं पर आप देखे होंगे लिखा रहता है तनु H2SO4 है, तो कहीं पर सांद्र और कहीं पर तनु क्यों कहा गया, तो समझते हैं। अगर कोई ऐसा विलयन है जिसमें पानी अधिक मात्रा में है और अम्ल कम मात्रा में है, जैसे अगर यहाँ पर सांद्र H2SO4 है, तो इसमें क्या होगा कि पानी कम मात्रा में होगी और अम्ल अधिक मात्रा में होगा। मान के चलते हैं कि 70% अगर इसमें अम्ल है तो 30% पानी होगा। अगर इस तरह का रेशियो है तो वो सांद्र होगा। लेकिन अगर 70% पानी हो जाए और 30% अम्ल रहे, अर्थात मेरा यह कहना हुआ कि कम मात्रा में हो अम्ल और अधिक मात्रा में हो जल, तो वह तनु होता है। तो अगर किसी के भी साथ आप सांद्र लगा देख लो तो समझ जाओ कि जो नाम दिया गया है उसमें उसकी मात्रा अधिक होगी और जल की मात्रा कम होगी, और यदि तनु दिया गया है तो जल की मात्रा अधिक होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी। तो आप लोग सांद्र और तनु भी समझ गए, प्रबल दुर्बल अम्ल भी समझ गए, प्रबल दुर्बल भस्म भी समझ गए। साथ ही साथ आप लोग ने पीएच के बारे में भी जान लिया कि पीएच हमारा
अम्ल भस्म उदासीनता को तो इंडिकेट करता ही है, साथ साथ उसकी प्रबलता को भी दर्शाता है। ठीक है, इसका आविष्कार सोरेनसन ने किया था। मैंने कहीं पर लिखा है इस चीज़ को यहाँ पे कि पीएच एसिड का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लेंगे। हम लोग जब इसके आगे बढ़ेंगे, गुणों को जब समझते हैं हम लोग, जब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा आगे कि जब अम्ल और भस्म धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। जब अम्ल और भस्म धातु से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, इस चीज को हम लोग समझेंगे अब आगे। आप लोग समझ चुके हैं, पीछे जब चर्चा हुई थी तो उसमें बताया गया था आपको कि जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, कि जब भी कोई अम्ल होगा और धातु से अभिक्रिया करेगा ना तो हाइड्रोजन आयन देगा, H+ आयन देगा। ध्यान रखेंगे, अम्ल प्लस अगर हम कोई धातु डालते हैं ना तो हमारा क्या निकलेगा, H+ देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर दे HCl और यहाँ हम दे दे Na, तो Hc हमारा अम्ल है और Na हमारा धातु है। अब आपको पता है कि Na पर प्लस और Cl पर माइनस होगा, H पर प्लस होगा, तो हमारा जो प्रतिफल बनेगा वो NaCl होगा प्लस H2 हमारा मुक्त हो रहा है। तो यह स्पष्ट किया कि जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो क्या मुक्त करती है, हाइड्रोजन आयन। और भस्म साधारणतः धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसके लिए ऑक्सीकारक की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीकारक जब बीच में रहेगा तो अब अभिक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया। अब इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं, समझना ध्यान से। कहा जा रहा है धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। पहले आप समझ लीजिए कि कार्बोनेट क्या होगा और बाइकार्बोनेट क्या होगा। अगर किसी धातु के साथ आपका CO3 है तो वो कार्बोनेट है। अगर किसी धातु के साथ आपका CO3 है तो वो कार्बोनेट है, और अगर किसी के साथ HCO3 है तो ये बाइकार्बोनेट है। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि अगर किसी धातु के साथ CO3 है तो वो कार्बोनेट है, और अगर HCO3 है तो वो बाइकार्बोनेट है। अब यहाँ पर क्या रहा है कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो कोई भी हम धातु ले लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पर हम ले लें NaCO3 तो ये धातु का कार्बोनेट हुआ, अर्थात ये सोडियम कार्बोनेट हुआ। और अगर हम ले लेंगे NaHCO3 तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि HCO3 बाइकार्बोनेट होता है और CO3 कार्बोनेट होता है। अब कह रहा है इसमें कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से किसकी अभिक्रिया हो रही है, अम्ल की। तो हम करवा कर देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर NaCO3 से हम अभिक्रिया करवा दें HCl का तो हमें समझ में क्या आएगा वो देख लेते हैं कि हमारा Na पर प्लस होगा और CO3 पर माइनस होगा, H पर फिर प्लस होगा। आपको पता है कि H+ आयन लेता है और Cl पर माइनस होगा। अब Na की अभिक्रिया किससे होगी, Cl से होगी, तो NaCl बनेगा। और प्लस हमारा यहाँ CO3 है और यहाँ H है, हमारा यहाँ H है और यहाँ है CO3, तो हमारा बनेगा H2O और प्लस CO2। जब हम अभिक्रिया करवाएंगे NaCO3 का और HCl से तो हमारा बनेगा NaCO3 प्लस HCl से। ये दोनों आपका अभिकारक हुआ, और इन दोनों अभिकारकों के मिलने से जो हमारा प्रतिफल बना वो हमारा NaCl बना, साथ में हमारा जल बना और हमारा CO2 बना। आप लोग उसको देख सकते हो। आप बैलेंस कर लेना, बैलेंस तो आपको करने आता होगा, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। NaCO3 का वो जब हम करवाएंगे तो इसको देख लेते हैं। NaCO3 का अगर हम किसी से करवाते हैं अम्ल लेकर के तो Na का होगा Cl से, जस्ट उसी के तरीके से। तो NaCl प्लस आपका H, यहाँ एक बचा, यहाँ एक H बचा, HH2, इसमें से एक O दे देगा तो हो जाएगा H2O और फिर बचा हमारा CO2। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब किसी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से किसी अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हमारा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड बनता है। आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हमारा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से याद कर लेंगे कि जब किसी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया होगी तो बनेगा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको समझ पा रहे होंगे। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग का अगला जो बिंदु होगा उसमें हम लोग को समझ में आएगा कि अम्ल भस्म अभिक्रिया। अब हम लोग अम्ल और भस्म के गुण ही पढ़ रहे हैं, तो अम्ल भस्म अभिक्रिया कि अम्ल भस्म अभिक्रिया क्या होगा, अम्ल भस्म अभिक्रिया क्या होगा। ध्यान से समझे हम लोग, अम्ल और भस्म अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा। साधारणतः समझ लीजिए कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करेगा, जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करेगा तो वह बनाएगा लवण और जल। जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करेगा तो वह बनाएगा लवण और जल। क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। हम लोग देख लेते हैं इसको भी प्रोसेस में ला करके, प्रक्रिया देख लेंगे तो समझ में बेहतर आ जाएगी। जैसा हम लोग अम्ल लेते हैं कोई HCl और भस्म कह रहा है तो NaOH, आप लोग को पता होगा जिसके पास OH होता है वो भस्म, जिसके पास H होता है वो अम्ल साधारणतः। अब H की अभिक्रिया OH से होगी और Na की अभिक्रिया Cl से होगी तो NaCl बनेगा और हमारा H2O बनेगा। तो इससे स्पष्ट हुआ कि हमारा क्या बना, लवण और जल बना। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी भस्म से होती है तो लवण और जल बनता है। इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग क्लास 10th के ही फर्स्ट चैप्टर में, इसी बुक के पहला चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, जहाँ बताया गया होगा कि जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी बिंदुएं हैं जिसका चर्चा आज हम लोग करेंगे। आगे है धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया। ध्यान से समझना यहाँ पर कि धातु का ऑक्साइड क्या है। जो भी धातु का ऑक्साइड होगा वह गुण में भास्मिक होता है। ध्यान रखेंगे, जो भी धातु का ऑक्साइड होगा वह गुण में भास्मिक होता है। और स्पष्ट हो गया यहाँ पर, इतना जितना ही सिर्फ इतना जान गए आप लोग कि अब जो भी धातु का ऑक्साइड होगा वो भास्मिक होगा, तो आगे सिर्फ इतना ही काम करना है कि वो इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, अम्ल से। और आपने जस्ट पहले पढ़ा है अम्ल भस्म अभिक्रिया। अगर धातु का ऑक्साइड भास्मिक हो गया और उसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, अम्ल से, तो पुनः क्या हो गया, वो अम्ल भस्म अभिक्रिया हो गया। तो इसके फलस्वरूप फिर क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो याद रखेंगे कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वह गुण में भास्मिक होता है, और जब उसकी अभिक्रिया पुनः अम्ल से कराई जाएगी तो फिर रिजल्ट वही हमारा होगा कि लवण और जल बनेगा। इसके जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फिर हम लोग को अगला जो टॉपिक दिखाई पड़ता है वो होता है कि अधातु के ऑक्साइड से, अधातु के ऑक्साइड से भस्म की अभिक्रिया। भस्म की अभिक्रिया समझेंगे ध्यान से। यहाँ धातु का ऑक्साइड था, गुण में भास्मिक था, उसकी अभिक्रिया किससे हुई, अम्ल से। अम्ल भस्म अभिक्रिया रिपीट हुआ। यहाँ देखेंगे अधातु के ऑक्साइड से भस्म की अभिक्रिया। अधातु का जो ऑक्साइड होता है यह गुण में होता है अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड गुण में होता है अम्लीय, और जब अधातु का ऑक्साइड गुण में अम्लीय होगा तो पुनः उससे अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, भस्म से। तो रिजल्ट हमारा फिर सेम होगा कि लवण और जल बनेगा। ध्यान क्या देना है वो समझो। धातु का ऑक्साइड गुण में कैसा होता है तो भास्मिक, धातु का ऑक्साइड गुण में कैसा होगा तो अम्लीय होगा। और ये देखना कि धातु का ऑक्साइड जब देगा तो अम्ल से अभिक्रिया करवाएगा, और अधातु का देगा तो भस्म से। दोनों स्थितियों में एक बात कॉमन है कि अम्ल भस्म अभिक्रिया ही हो रही है, तो रिजल्ट हमारा कॉमन ही आएगा, अर्थात लवण और जल बनेगा। मेरे ख्याल में आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। जो भी प्रॉब्लम, जो भी त्रुटियाँ रहेगी उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और हम प्रयास करेंगे उसको फिर अगले वीडियो में इम्प्रूव करने का। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अम्ल की जल से अभिक्रिया। अम्ल की जल से अभिक्रिया है।
अम्ल की जल से अभिक्रिया देख लेते हैं। अम्ल की जल से अभिक्रिया, हमारा जो रसायन विज्ञान है उसका जो प्रथम चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वहां पर आपको बताया गया होगा रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना है, टॉपिक है उसमें। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना जो टॉपिक है वहां पर एक बताया गया है कि अभिक्रियाएं उष्मा के अनुसार से दो तरह की होती है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। तो जिस अभिक्रिया में से उष्मा का उत्सर्जन होता है वो उष्माक्षेपी होती है, और जिससे उष्मा का अवशोषण होगा, जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा वो उष्माशोषी होती है। जिसमें से उष्मा का होगा उत्सर्जन वो उष्माक्षेपी, जहाँ होगा उष्मा का अवशोषण वो उष्माशोषी होगी। तो ध्यान रखेंगे कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया जल से होती है तो उष्मा का उत्सर्जन होता है। जितना प्रबल रहेगा अम्ल उष्मा उतना अधिक निकलेगा। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर अम्ल भस्म अभिक्रिया होती है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें से निकला क्या है प्रतिफल के तौर पर तो उष्मा निकला। तो इसीलिए आप ध्यान रखना कि जब भी अम्ल की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, और इसलिए इस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। साधारणतः एक प्रिकॉशन है कि जल को H2SO4 के साथ अभिक्रिया साधारण अवस्था में नहीं कराया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में उष्मा निकलती है तो प्रयोग करने वाले को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एक अच्छे लैब की आवश्यकता पड़ती है और प्रिकॉशन के साथ ही इस अभिक्रिया को करवाना होता है। तो हमारा लगभग अम्ल और भस्म का गुण इतना समझने के बाद समाप्त हुआ, और हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई त्रुटि रह जाती हो समझने में, या कुछ फास्ट चलता हो, कुछ शब्द अगर समझ में नहीं आते हो तो आप कमेंट करना। तो सारे चीज़ों को सुधारा जाएगा, हर चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को।